हेलो नमस्कार दोस्तों, TDS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 4 दिसंबर है और आज हम देखेंगे कि समसामयिक विषय क्या हमारे हैं करंट अफेयर्स में, और उसको हम प्री और मेंस के दृष्टिकोण से देखेंगे, है ना। और ये हमारा डेली आंसर राइटिंग और MCQ का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, जो आपके UPSC और स्टेट PCS लेवल के जो मेंस में प्रश्न आते हैं, जो प्री में प्रश्न आते हैं, उस लेवल के इसमें प्रश्न डिजाइन किए गए हैं। और जो समसामयिक विषय होगा उसका पढ़ने का जो हमारा अप्रोच होगा वह आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। इसमें मेंस में जैसे प्रश्न बनते हैं आपके जो है, चाहे स्टैटिक पोर्शन होता है GS के, चाहे डायनेमिक, है ना, तो दोनों को जो है मिलाकर जो है ना, प्रश्न इससे बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या होगा हमारा। आज का जो टॉपिक है जिससे प्री और मेंस में हम प्रश्न देखेंगे जो है, तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, डिजिटल इनइक्वालिटी इन एग्रीकल्चर, है ना। ये पहला टॉपिक होगा आपका जो GS पेपर 3 के एग्रीकल्चर, साइंस टेक और इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित होगा, है ना। तो पहला जो प्रश्न हमारा होगा, है ना, जो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहला टॉपिक ये हुआ। दूसरा टॉपिक हमारा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से और साइबर सिक्योरिटी, जो आपके GS 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, ठीक है। तीसरा हमारा है सोशल मीडिया, डेमोक्रेसी, इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर रोल और डेमोक्रेसी चैलेंज, है ना। ये आपके GS 2 का जो है गवर्नेंस और मीडिया का रोल जो है ना, इससे संबंधित है ना। तो ये आज के हमारे समसामयिक विषय हैं जिस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेंस में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्री में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह देखिए हमारा पढ़ने के अप्रोच होगा, है ना। इसमें देखिए इस तरह हम प्री में कैसे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं देखेंगे MCQ फॉर्म में, और मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं उसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आइए पहला प्रश्न आज का हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि कृषि में AI, IoT, बिग डेटा के बढ़ते उपयोग से डिजिटल असमानता कैसे बढ़ सकती है। भारत में इसके लिए संतुलित मॉडल सुझाइए, है ना। जो मतलब कृषि है भारत में, उसमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ रहा है ना, जैसे AI का प्रयोग बढ़ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, बिग डेटा, है ना। इससे क्या है, कैसे डिजिटल असमानता बढ़ी है ना। एग्रीकल्चर में जो है, जैसे जब डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है तो उससे कहीं न कहीं जो असमानता बढ़ रही है, जैसे जो अमीर वर्ग है इससे अधिक जो है प्रॉफिट प्राप्त कर पा रहा है, जबकि जो गरीब है ना, तो कहीं न कहीं वो इससे पीछे छूट जा रहा है। तो एक असमानता बढ़ रही है। तो भारत में इसके लिए कैसे संतुलित अप्रोच या संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। तो इंट्रो देखिए हम कैसे शुरुआत करेंगे। इंट्रो हमारा होगा कृषि क्षेत्र में AI, IoT, ड्रोन, बिग डेटा जैसे तकनीकी साधनों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने, जोखिम घटाने, स्मार्ट खेती को बढ़ावा देने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। लेकिन इन तकनीकों के असमान वितरण से ग्रामीण भारत में डिजिटल असमानता और गहरी हो सकती है ना। तो इन तकनीकों के जो है, जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे किसान हमारे हैं, है ना, तो वो कैसे, उनके लिए कैसे डिजिटल असमानता को बढ़ा सकता है ना। तो ये तो हमारा इंट्रो हुआ। अब आइए देखिए मेन बॉडी में इसकी असमानता के कारण क्या क्या है, ठीक है। तो डिजिटल असमानता के बढ़ने के कारण क्या है आपके एग्रीकल्चर क्षेत्र में, है ना। तो पहला क्या है कि आर्थिक असमानता। अधिकतम जो भारतीय किसान है वो छोटे या सीमांत किसान हैं, उनके पास महंगे उपकरण, सेंसर, ड्रोन जैसे खरीदने की क्षमता नहीं होती है ना। दूसरा हेडिंग देखेंगे कि डिजिटल ज्ञान का अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता कमी है, जिससे तकनीकी का उपयोग सीमित है ना। तो उतना टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर नहीं है, उतनी जो है तकनीकी के विषय में साक्षर नहीं है कि कौन सी तकनीकी का प्रयोग करके जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सके, है ना। तो कहीं कहीं डिजिटल अवेयरनेस या डिजिटल जो है ज्ञान का अंतर पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर अगला हम देखते हैं हेडिंग हमारा होगा कि इंटरनेट की असमानता है। ग्रामीण भारत में कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट या डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर देखने को मिलता है ना। जो ग्रामीण भारत है हमारा, वहाँ पे इंटरनेट की जो है पहुँच जो है सीमित है, या अगर इंटरनेट की पहुँच भी है तो कहीं न कहीं उतना गुणवत्तापूर्ण या उतनी बेहतर तरीके से इंटरनेट काम नहीं करता है ना।
और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वहाँ पे कमज़ोर है ना। तो इस तरह जो है ये इंटरनेट की असमानताएं ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है। हाँ, अगला हमारा जो हेडिंग होगा, डेटा आधारित भेदभाव। डेटा आधारित भेदभाव, इससे क्या है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, है ना, डेटा के नियंत्रण के माध्यम से वो कृषि वाणिज्य को प्रभावित कर सकती हैं, है ना। क्योंकि जो अधिकतम जो डेटा है किसानों से संबंधित, है ना, या पॉलिसी मेकिंग से संबंधित, वो कहीं न कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास है, तो कहीं न कहीं जो एक कमर्शियल फार्मिंग होता है उसको प्रभावित कर सकती हैं। तो इससे जो छोटे सीमांत किसान हैं इससे प्रभावित हो सकते हैं, है ना। तो डेटा के आधारित भेदभाव हो सकता है, डेटा में हेरफेर होने की वजह से जो है असमानताएं और बढ़ सकती हैं। और अगले हेडिंग जो पांचवा हमारा है, क्रेडिट असमानता है। डिजिटल रेटिंग सिस्टम छोटे किसानों को वित्तीय जोखिम अधिक दिखा सकता है ना। जो रेटिंग दिया जाता है ऑनलाइन प्लेटफार्मों पे, है ना, तो इससे जो छोटे किसान हैं उनके लिए वित्तीय जोखिम को जो है अधिक ये बढ़ा सकता है ना। तो ये हुए हमारे कारण जो है डिजिटल असमानता बढ़ने के क्या कारण है ना। तो पहला हम लोगों ने देखा कि आर्थिक असमानता है कि निवेश की कमी हो जाती है ना। जो छोटे अधिकतर किसान हैं, सीमांत किसान हैं, तो वो महंगे उपकरण, ड्रोन इत्यादि के प्रयोग नहीं कर पाते, सीमित है उनके पास। डिजिटल ज्ञान का अंतर है ना, कि कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश में जो किसान रह रहे हैं उनके पास साक्षरता की कमी है, इंटरनेट की गुणवत्ता में कमी है। डेटा आधारित भेदभाव, जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनके पास डेटा में हेरफेर कर सकती हैं, जिससे कृषि वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, कृषि वाणिज्य को प्रभावित कर सकती है। अगला है क्रेडिट असमानता है। तो छोटे किसान इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ये जो है हमारी डिजिटल असमानता बढ़ने के कारण है। अब देखते हैं भारत के लिए संतुलित मॉडल क्या है ना, क्योंकि ये प्रश्न की डिमांड हमारा है ना। सबसे पहले प्रश्न क्या था कि कृषि में जो डिजिटल तकनीकी हमारी बढ़ रही है, एआई, आईओटी, बिग डेटा के बढ़ते उपयोग से डिजिटल असमानता कैसे बढ़ सकती है ना। तो हम लोगों ने देखा कि क्या कारण है इसकी असमानता बढ़ने की। अब देखते हैं कि भारत के लिए संतुलित मॉडल क्या सुझा सकता है ना। तो आइए, भारत के लिए संतुलित मॉडल क्या हो सकता है। संतुलित मॉडल हम देखेंगे, क्लस्टर आधारित टेक फार्मिंग मॉडल को विकसित कर सकते हैं। हाँ, अगला है कि सरकारी सब्सिडी, पीपीपी मॉडल, पीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से एआई उपकरणों का साझा उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो मतलब जो गरीब किसान हैं या जो पिछड़े किसान हैं या सीमांत किसान है ना, तो कहीं न कहीं पीपी या सरकारी सब्सिडी के माध्यम से ड्रोन का या अलग अलग जो तकनीकों का है उनको, इन निवेश को, इस्तेमाल को बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार इन सब जो तकनीकी हैं कृषि क्षेत्र में, तो अगर उन पे सब्सिडी दे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जो है ना, तो इनको कहीं न कहीं सस्ते दर पर ये सब तकनीकी को मुहैया कराया जा सकता है, जिससे कृषि में निवेश बढ़ेगा और जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको भी इससे लाभ मिलेगा, है ना। डिजिटल किसान मित्र केंद्र स्थापित किया जाए, जहाँ पे डिजिटल जो है तरीके से जो है अवेयर फैलाया जाए, किसानों को जो है डिजिटल तकनीकों के विषय में जानकारी दिया जाए, है ना, जागरूकता जिससे आए। अगला है कि एफपीओ आधारित सामुदायिक ड्रोन सेवा का शुरुआत किया जाए। इससे जो है ड्रोन आधारित जो कृषि हो रही है या सामुदायिक जो है ना, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला है कि ओपन सोर्स कृषि डेटा प्लेटफॉर्म, ताकि डेटा एक अधिकार न हो पाए, है ना। जो डेटा का हो वो कहीं ना कहीं ओपन सोर्स हो, है ना, एग्रीकल्चर फील्ड में वो किसी एक कंपनी या किसी एक के हाथों में नहीं होना चाहिए, है ना, कि जिससे क्या है कि वो डेटा को हेर फेर या इससे जो डर होता है वो नहीं होगा, है ना। ये तो हमारे संतुलित मॉडल हो सकते हैं, है ना। तो क्या क्या किया जा सकता है, तो क्लस्टर आधारित टेक फार्मिंग को डेवलप किया जाए और पीपी मॉडल को लागू किया जाए, सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाए, डिजिटल किसान मित्र केंद्र स्थापित किया जाए, या पीओ आधारित सामुदायिक ड्रोन सेवा जो है शुरुआत किया जाए, ओपन सोर्स कृषि डेटा प्लेटफॉर्म, ताकि डेटा का एक अधिकार ना होने पाए, है ना। तो जो डेटा का हो ओपन सोर्स हो, है ना। तो इस तरह संतुलित मॉडल प्रयोग किया जा सकता है। अब आइए हम निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष के तौर पे क्या क्या हम लिखेंगे कि तकनीकी कृषि विकास का भविष्य है, परंतु इसका लाभ तभी व्यापक हो सकता है जब इसे समावेशी, किफ़ायती और सामुदायिक बनाया जाए, है ना। भारत को तकनीकी प्रगति और सामाजिक समानता के बीच संतुलन बनाना होगा, है ना। तो ये निष्कर्ष हमारा होगा कि तकनीकी क्या है, कृषि का भविष्य, कृषि विकास का भविष्य है, परंतु इसका लाभ तभी व्यापक हो सकता है जब इसे समावेशी, किफ़ायती और सामुदायिक बनाया जाए। भारत को तकनीकी प्रगति और सामाजिक समानता के बीच संतुलन बनाना होगा, है ना। तो इस तरह ये निष्कर्ष हमारा होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बढ़ते साइबर हमलों के संदर्भ में
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की संस्थागत तैयारियों का मूल्यांकन कीजिए, है ना। जो जो बढ़ते साइबर हमले हैं उससे जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सुरक्षित करने के लिए भारत क्या संस्थागत तैयारी कर सकता है, तो उसका मूल्यांकन करिए, है ना। जो तैयारी किया गया है तैयारी कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रो में अपने परिचय में कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के उत्थान के साथ ऊर्जा, बैंकिंग, टेलीकॉम, परिवहन, शासन प्रणाली जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर हमलों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए हैं। भारत में हाल के रैंसमवेयर और डेटा लीक हमले इसकी गंभीरता को दर्शाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इंट्रो में लिखेंगे कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो है आधार होती है ना, कि अगर उसमें किसी भी प्रकार का अगर छेड़छाड़ हुआ तो कहीं न कहीं पूरी अर्थव्यवस्था से प्रभावित हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, टेलीकॉम, परिवहन, है ना। तो इस तरह जो साइबर हमले हैं वे से अधिक संवेदनशील हो रहे हैं और इसके लिए जो है एक गंभीर चिंता का विषय हमारे लिए है ना। तो ये परिचय हम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भारत की मौजूदा तैयारियां क्या है इसको लेकर, है ना। संस्थागत तैयारी पहले हम देखते हैं क्या है कि सरकार के द्वारा सर्ट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है स्थापित किया गया, जिसके द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिस्पांस किया जाता है ना। दूसरा है कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर स्थापित किया गया है। इसके तहत जो है जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचना है उनकी निगरानी, मॉनिटरिंग किया जाता है, उनको सुरक्षित किया जाता है, उनका मानक तय किया जाता है। फिर देखते हैं कि साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ना। अगला जो है देखेंगे कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया जो निजी डेटा को सुरक्षा को कानून ढांचा देता है ना। फिर देखेंगे साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान जो है लाया गया है, इसके तहत जो है आपदा की स्थिति में जो है ये प्रोटोकॉल जारी किया जाता है ना। साइबर क्राइसिस अगर कोई किसी प्रकार का साइबर क्राइसिस होता है। अगला हम देखते हैं कि डीप वेब मॉनिटरिंग व एसओसी केंद्रों का विस्तार किया गया है, ठीक है। तो ये सब सरकार के द्वारा प्रमुख इनिशिएटिव संस्थागत तैयारियां रही जो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, जिससे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, है ना। अब इनमें कमियां क्या रही, है ना। जो ये तो किया गया तैयारियां, लेकिन क्या कमियां रही इसमें, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस की कमी है ना। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो है रियल मॉनिटरिंग जो होती है ना, तो कहीं न कहीं उसकी कमी देखने को मिलता है, जिससे थ्रेट जो है का खतरा बना रहता है ना। साइबर सुरक्षा कर्मियों की भारी अभाव है ना। या साइबर सुरक्षा कर्मी जो भी हैं उनमें कहीं कहीं अभाव है। और फिर उसके बाद निजी जो कंपनियां हैं उस सरकारी सिस्टम में सुरक्षा मानकों की असमानता को बढ़ाते हैं, हाँ। निजी कंपनी और सरकारी सिस्टम में जो है सुरक्षा मानकों की असमानता बढ़ाते हैं। स्थानीय निकायों में साइबर जागरूकता का अभाव है। उपकरणों का पुराना और असंगत आईटी आर्किटेक्चर है ना। तो प्रमुख कमियाँ ये है कि कहीं न कहीं जो हमारे पास जो नीतियाँ लाई गई हैं साइबर सिक्योरिटी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो कहीं न कहीं एक रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाता उनका। एक तो उनमें जो है जो सुरक्षाकर्मी हैं साइबर सिक्योरिटी में काम करने वालों की संख्या की कमी है, उनमें निवेश की कमी है ना। साइबर जागरूकता की कमी है, सरकारी सिस्टम में सुरक्षा मानकों की असमानता है ना। और जो उपकरण है पुराने हैं, असंगत है ना। तो इस तरह ये जो है हमारी कमियां रही, है ना। और इसको हेडिंग हम डाल के इस तरह लिख सकते हैं कि कमियां, है ना, कि क्या रही हमारी, है ना, क्या चुनौतियां हैं, है ना। कि वित्त की कमी है, लिख सकते हैं कि वित्त की कमी है, निवेश की कमी है ना। फिर सुरक्षा कर्मियों की कमी है ना। निजी और सरकारी सिस्टमों में के जो है मानकों में कहीं न कहीं असमानताएं हैं, है ना। उसमें समन्वय की कमी है। स्थानीय तौर पर साइबर को लेकर जागरूकता की कमी है। उपकरण जो भी हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कहीं न कहीं पुराने हो गए हैं, है ना। तो ये सब जो है हमारी चुनौतियाँ, समस्याएं हैं, कमियां हैं, है ना। अब क्या आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफाइड साइबर कमांड स्थापित किया जाए कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जो है स्थापित किया जाए। साइबर कर्मियों के लिए विशेष कैडर तय किया जाए, है ना। एक विशेष प्रकार की जो है उनकी ट्रेनिंग दिया जाए। अगला कि इंडस्ट्री एकेडमिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, है ना।
ये सब जो है आवश्यक कदम उठाया जा सकता है, जिससे इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड तरीके से साइबर सिक्योरिटी को हम जो है मतलब साइबर थ्रेट से अपने आप सुरक्षित कर सकते हैं। क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सुरक्षित रखा जा सकता है ना। तो आइए हम निष्कर्ष में देखते हैं। निष्कर्ष हमारा होगा कि भारत ने साइबर सुरक्षा ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति की है, परंतु बढ़ते हमलों की जटिलता के मद्देनज़र अधिक समन्वित, आधुनिक और प्रोफेशनल सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है ना। तो ये निष्कर्ष के तौर पर लिखेंगे कि भारत ने साइबर सुरक्षा के ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति की है, परंतु बढ़ते हमलों की जटिलता के मद्देनज़र अधिक समन्वित, आधुनिक और प्रोफेशनल सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है ना। तो ये हमारा निष्कर्ष होगा। अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सोशल मीडिया ने लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ाई है, लेकिन सूचना भ्रम भी बढ़ा है। नीति स्तर पर संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको इंट्रो क्या हम लिखेंगे, है ना, कि सोशल मीडिया ने लोकतंत्र की सहभागिता बढ़ाई है, लेकिन जो सूचना का भ्रम है ना, जो सूचना भ्रम भी इससे बढ़ा है। नीति स्तर पर संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, है ना। तो जो ये कह सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन होता है ना, मिसलीड करना होता है ना, तो इसके माध्यम से कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा भी है ना। तो सोशल मीडिया है लोकतंत्र का आधार भी माना जाता है, चौथा स्तंभ भी माना जाता है, लेकिन इसके माध्यम से कहीं न कहीं सूचना का गलत इस्तेमाल या जो गलत सूचनाएं के द्वारा समाज में या लोकतंत्र के लिए खतरा भी हो सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या हम परिचय की शुरुआत क्या करेंगे कि सोशल मीडिया एक और लोकतांत्रिक विमर्श को समृद्ध करता है, तो वहीं दूसरी ओर फेक न्यूज़, ट्रोलिंग, डीप फेक जैसी कुछ चुनौतियों के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर भी करता है। अतः नियमन स्वतंत्रता के बीच संतुलन आवश्यक है ना। तो ये हमारा इंट्रो या परिचय होगा। अब देखते हैं इसके सकारात्मक पक्ष में। सकारात्मक पक्ष में देखते हैं कि नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि करना होगा, सूचना का त्वरित प्रसार करना होगा, हाशिए के समुदायों की आवाज़ को मंच देना होगा, ई गवर्नेंस और जिम्मेदारियों तय करने में आसानी इससे होगी, है ना। तो देखिए, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो कैसे लोकतंत्र में सहभागी हो सकता है, तो हमने देखा कि इससे नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि होती है ना। जब सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक लोग सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, है ना, जब भागीदारी उनकी बढ़ती है ना, या अवेयर होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी जानकारी मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी भागीदारी बढ़ती है, सूचना की त्वरित प्रसार होती है, उनके पास सूचनाओं का जल्द ही पहुँच होती है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से। हाशिए के समुदायों को जो है मंच मिलता है ना, कि जो कहीं न कहीं हाशिए पर समाज है ना, जो अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पाता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आज कहीं न कहीं उस सरकार तक आवाज़ उनकी पहुँच जाती है। अगला देते हैं ई गवर्नेंस और जिम्मेदारी तय करने में इससे मतलब आसानी होती है ना। तो ई गवर्नेंस को भी इससे कहीं न कहीं आसानी हो जाती हैं चीज़ें, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू। देखते हैं समस्याएँ क्या है, जो गलत सूचना या मिस इन्फॉर्मेशन से क्या समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। एक तो देखते हैं कि चुनावी प्रक्रिया पर प्रभाव इससे पड़ता है ना, कि जैसे चुनाव के दौरान के या कहीं पे इलेक्शन हो रहा हो, तो अगर गलत सूचनाएं प्रसारित कर दी जाती हैं, है ना, तो उससे कहीं न कहीं चुनावों पर असर पड़ जाता है ना। तो किसी पार्टी को लेकर या किसी जो है सरकार को लेकर अगर किसी प्रकार की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाती हैं समाज में, तो इससे जो है चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें प्रभाव पड़ता है ना, लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। गलत सूचनाओं से भीड़ हिंसा हो जाती है ना, सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है। अगर आप किसी समुदाय विशेष को लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित करते हैं, है ना, तो इससे कहीं न कहीं सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाएगा। जो सौहार्द है आपका समाज का, वो कहीं न कहीं खतरा उससे होगा। भीड़ हिंसा बढ़ जाती है। जनमत को कृत्रिम रूप से प्रभावित इससे किया जा सकता है ना। तो ये सब जो है इसके कह सकते हैं कि कमियां हैं। साइबर बुलिंग और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, है ना, तो कहीं न कहीं साइबर बुलिंग और मनोवैज्ञानिक प्रभाव इससे देखने को मिलता है ना, सोशल मीडिया गलत जो है सूचनाओं के माध्यम से। नीति के स्तर पर क्या संतुलित दृष्टिकोण हम कर सकते हैं, है ना। तो देखेंगे सबसे पहला कि प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम की पारदर्शिता को चेक किया जाए, है ना, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, है ना। फिर डीप फेक तकनीकी के लिए सरकारी और निजी सहयोग बढ़ाया जाए, जिससे डीप फेक की पहचान किया जा सके। फिर फैक्ट चेकिंग इकोसिस्टम को संस्थागत बनाना चाहिए, है ना, कि जो भी सूचनाएं सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रही हैं लोगों तक, है ना, तो उसको फैक्ट चेकिंग हो कि ये जो इसका सोर्स कहाँ पे
कहाँ से इसका जो है प्रसारित हुआ और कौन सी सूचनाएं जो है वो प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए, कौन सी नहीं, है ना। तो फैक्ट चेकिंग के सिस्टम को स्थापित किया जाए। डिजिटल साक्षरता मिशन को विद्यालय कॉलेज स्तर तक पहुँचाया जाए, है ना। तो इससे कहीं न कहीं डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा मिलेगा। अगला कि गोपनीयता संरक्षण कानून को सख्ती से लगाया जाए, जिससे किसी प्रकार की प्राइवेसी का हनन ना होने पाए, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुपातिक जो है नियमन किया जाए, है ना, कि जो आज अभिव्यक्ति का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो इससे कहीं न कहीं अनुपातिक जो है नियमन रेगुलेशन किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार कहीं न कहीं हम सोशल मीडिया के जो दुरुपयोग हो रहे हैं, गलत सूचनाएँ फैलाई जा रही है, तो इसको हम रोक सकते हैं, है ना। तो फैक्ट चेकिंग इकोसिस्टम बनाया जाए, डीप फेक की पहचान किया जाए, सरकारी निजी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए इसके फैक्ट चेकिंग के लिए, प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम को पारदर्शी बनाया जाए, डिजिटल साक्षरता बढ़ाया दिया जाए, गोपनीयता संरक्षण कानून को सख्ती से लागू किया जाए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुपातिक नियम बनाया जाए। तो इससे कहीं न कहीं हम जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि फिर आज इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि सोशल मीडिया का नियमन ऐसा होना चाहिए जो न लोकतांत्रिक संवाद को बाधित करे और न ही सूचना भ्रम को बढ़ने दे। स्वतंत्रता सुरक्षा के बीच संतुलन ही टिकाऊ समाधान है ना। तो सोशल मीडिया का नियमन ऐसा होना चाहिए जो लोकतांत्रिक संवाद को बाधित न करे और न ही सूचना भ्रम को बढ़ने दे, है ना। तो इससे क्या है कि जो लोकतंत्र है वो भी सुरक्षित रहेगा, है ना, और लोगों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच में संतुलन भी बना रहेगा, है ना। तो ये निष्कर्ष होगा इस तरह हमारा। तो इस तरह हम लोगों ने मेंस के अकॉर्डिंग कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से हमने देखा। अब आइए देखते हैं कि प्री में इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं जो एआई और आईओटी से संबंधित है कि कृषि में एआई और आईओटी के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न डिजिटल असमानता का कारण कौन सा नहीं है ना। जो एआई और आईओटी का बढ़ता उपयोग है इसमें जो डिजिटल असमानता है ना, इसमें उसका कारण कौन सा नहीं है, जो डिजिटल असमानताएं बढ़ रही हैं ना। तो उपकरणों का पूंजीगत लागत, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का बढ़ता प्रचलन, डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर, है ना। तो डिजिटल असमानता का कारण कौन कौन सा, सबसे पहले यही देख लेते हैं। डिजिटल असमानता का कारण यह है कि इसकी लागत अधिक है, यानी जो एग्रीकल्चर में जो कृषि में जो है कृषक जो है वो इनका प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि लागत अधिक है ना। तो ये भी असमानता का कारण है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी है, ये भी एक कारण है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का बढ़ता प्रचलन, है ना, तो ये असमानता का कारण नहीं है ना। तो कहीं न कहीं ये असमानता इससे घट रही है। और डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर, ये भी सत्य है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर, तो इससे असमानताएँ कहीं न कहीं कारण है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो आपका केवल थर्ड होगा, ओनली 3 होगा, है ना। तो ओनली 3 किसमें है, तो आपका जो आंसर होगा बी होगा, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि डिजिटल फार्म क्लस्टर के मॉडल के बारे में सही कथन बताइए। तो हर किसान के पास निजी एआई उपकरण होना अनिवार्य है ना। तो ये तो कह सकते हैं कि बहुत ही हाइपर बता दिया गया कि सब किसानों के पास एआई होगा, तो ये गलत हो गया पहले ही। दूसरा है कि यह मॉडल सामुदायिक संसाधनों के उपयोग पर आधारित है ना। तो ये कुछ सही लग रहा है। अगला हम देखते हैं यह केवल सरकारी ज़मीन पर लागू होता है ना, केवल सरकारी ज़मीन पर, तो ये भी कहीं न कहीं गलत होने का उम्मीद इससे बढ़ जा रही है ना। केवल सरकारी ज़मीन पर यह किसी प्रकार की डेटा पारदर्शिता की अनुमति नहीं देता है ना। तो डिजिटल फार्म क्लस्टर जो है ना, ये किसी प्रकार का डेटा पारदर्शिता की अनुमति नहीं देता, तो एक गलत है आपका। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, है ना। यह मॉडल सामुदायिक संसाधनों पर उपयोग के आधारित है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा कि NCIIPC नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए सुरक्षा मानक बनाना, राज्य साइबर पुलिस का संचालन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रियल टाइम साइबर मॉनिटरिंग करना, या राष्ट्रीय साइबर कानून बनाना, है ना। तो NCIIPC जो है NCIIPC जो है कौन सी जिम्मेदारी सौंपी, तो सबसे पहले क्रिटिकल सेक्टर के लिए सुरक्षा मानक बनाना और राज्य साइबर पुलिस का संचालन करना। तो राज्य साइबर पुलिस का संचालन इसका काम नहीं है ना, तो ये गलत होगा। फिर है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रियल टाइम साइबर मॉनिटरिंग प्रदान करना, तो ये सही है आपका। और चौथा है कि राष्ट्रीय साइबर कानून बनाना, है ना, तो ये गलत है आपका। तो आपका जो आंसर होगा पहला और तीसरा होगा, है ना। तो पहला और तीसरा किसमें है, बी में, है ना। तो आपका आंसर होगा बी। आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं कि इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर किसके लिए अम्ब्रेला टर्म है ना। जो इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर है
किसके लिए अम्ब्रेला टर्म है ना। तो पहला है मिस इन्फॉर्मेशन, दूसरा है डिस इन्फॉर्मेशन, तीसरा है मैल इन्फॉर्मेशन, चौथा है प्रोपोगंडा, है ना। तो इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर ये सभी से संबंधित है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा आल होगा, है ना। तो इसका जो होगा डी होगा, 1 2 3 4। तो आइए आज का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं, है ना, MCQ का। डीप फेक तकनीक जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकती है। पहला, चुनाव के दौरान जनमत को भटका सकती है। दूसरा, राज्य की साइबर सुरक्षा में सुधार करती है। तीसरा है सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकती है। चौथा है फेक आधारित राजनीतिक अभियान चला सकती है ना। तो जो डीप फेक तकनीक है ये आपका दूसरा नहीं है, बाकी आपका पहला, तीसरा, चौथा होगा। तो आपका जो आंसर होगा बी होगा, है ना। और लास्ट में यहाँ पे आंसर की भी आपका दिया गया है ना। तो इस तरह इस टॉपिक से हमने देखे कि कैसे प्री में प्रश्न आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लेवल क्या है प्रश्न का, और उसी प्रकार हमने मेंस में देखा कि कैसे मेंस में प्रश्न आ सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने इस टॉपिक से देखा कि कैसे प्री और मेंस में हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरह ही हमारा पढ़ने का डेली का अप्रोच होगा करंट अफेयर समसामयिक विषय का। और इस तरह अगर ये प्रयास हमारा बेहतर लग रहा हो, है ना, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ अगर आप सुझाव देना चाहें तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, है ना। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हम जो है टॉपिक वाइज यहाँ पे आंसर राइटिंग कर रहे हैं और MCQ लगा रहे हैं, है ना। तो इससे आपका जो स्टैटिक पोर्शन है ना, स्टैटिक भी कवर हो रहा है, साथ आपका डायनेमिक जो करंट पोर्शन वो भी कवर हो रहा है ना। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो TDS एकेडमी को आप फॉलो करें, और अगर आप PDF चाहते हैं तो TDS एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर जो है विजिट करें। ये PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।